हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरमेर साइंस स्टूडियो। हम कर रहे हैं मेमोरी का चैप्टर और हम इससे प्रीवियस वीडियो में मेमोरी में हम सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट वर्किंग मेमोरी भी मैंने बाद में ऐड ऑन किया था उसमें। पहले मैंने बोल दिया था कि हम उतना ही करेंगे। आई होप कि आपने वो वीडियो पूरा देखा हो बिकॉज लेटर ऑन मैंने वर्किंग मेमोरी भी उसमें ऐड ऑन करके उसको कवर कर दिया था बिकॉज मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले मैंने उतना ही समझाया था बट बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी हम बाद में कर लेंगे। लेट मी जस्ट कवर दिस अप। सो अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, पहले तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसा सिस्टम है वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड मोर और लेस परमानेंटली। व्हाई वी आर सेइंग मोर और लेस परमानेंटली? वी आर सेइंग मोर और लेस परमानेंटली बिकॉज कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं बट फॉरगेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। या मेमोरी में जो हमारे स्टोर है उसको रिट्रीव ना कर पाना, उसको निकाल ना पाना, उसको समटाइम्स ऐसा होता है कि टिप ऑफ द टंग पे चीज़ें होती हैं और हम कहते हैं कि मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब मुझे याद है बट मुझे बस जुबान पे नाम नहीं आ रहा, ऐसे भी कई बार हम बोलते हैं, राइट? सो लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि लॉन्ग टर्म मेमोरी लेस मोर और लेस परमानेंटली होती है। वो होता है, वो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं आपके पास, आपको रिट्रीवल में दिक्कत होती है। रिट्रीवल इज अ altogether different topic. We'll cover it in the next video, right? So that is why we are saying कि more or less permanently होता है long term memory. Now अगर capacity की बात करें तो unlimited capacity है इसकी for the practical purpose. Now what do we mean by practical purpose? वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि इवन इफ यू बिकम 70 ईयर ओल्ड, ठीक है, कोई 70 ईयर्स का भी है, तो अगर आप उनको, वो किसी से मिलते हैं या उनको किसी का नाम याद रखना है कि अच्छा या रिश्तेदारी में किसी से मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए, और उन पर्सन का उनको नाम याद रखना है, तो उनके पास मेमोरी है, यू नो, मेमोरी है टू रिमेम्बर वन मोर नेम। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मेरी मेरी मेमोरी का बॉक्स है और ये तो एकदम फुल हो गया है, इसमें एक और नाम याद करने की भी जगह नहीं है। आई कैन नॉट पुट, सॉरी, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम। तो आप चाहे 70 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, कुछ ना कुछ तो सीखने की कैपेसिटी, चाहे वो एक नाम याद रखने की कैपेसिटी क्यों ना हो, होती है। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि एलटीएम का जो है अनलिमिटेड कैपेसिटी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो पोटेंशियल इसका क्या है, परमानेंट है। लाइफ, आई मीन लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि पोटेंशियली परमानेंट है। नाउ मेमोरीज पोटेंशियली परमानेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज असेसेबल होंगी, ठीक है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल होना का मतलब ये नहीं है कि असेसेबल भी होगी, जो मैं आपको समझा रही थी। अवेलेबल का मतलब है कि वो स्टोर है आपकी ब्रेन में इंफॉर्मेशन, बट शायद असेसेबल नहीं है, मतलब उसको आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। यू कांट रिट्रीव इट एट द मोमेंट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब हम रिट्रीवल नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, मतलब जैसे ये वही बात होगी कि हमारे घर में एक चीज रखी तो है लेकिन मुझे वक्त पन पे मिल नहीं रही है। अभी मुझे उसकी जरूरत है लेकिन मुझे मुझे चीज मिल नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीज गायब होगी घर में से, है तो घर में ही, बस मिल नहीं रही है। तो ऐसे ही मेमोरी में होता है, चीजें हमारे न्यूरल कनेक्शंस में तो हैं लेकिन बस हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे नो योर 5th ग्रेड टीचर्स नेम बट यू कांट रिकॉल इट। हो सकता है कि आपको 5th ग्रेड अपना जो उसकी टीचर का पता हो नाम, बट अभी बस आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो यू कैन नॉट रिकॉल या कैन नॉट रिट्रीव, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट वंस समथिंग गोज टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट स्टेज देयर। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये भी मतलब नहीं होता है कि हम हर एक चीज को हमेशा स्टोर करेंगे। वी ओनली स्टोर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज ऑफ इवेंट्स एंड concepts that are meaningful and important to us। हम सिर्फ ऐसे ही चीजें इकट्ठी करते हैं, ठीक है, ऐसे ही मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में जाती हैं, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। हो सकता है कि आपको कोई बात याद हो और आपको आज वो बात याद आई और आपको लगता है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे याद क्यों रह गई।
कहीं न कहीं आपको उसका कुछ ना कुछ, चाहे इमोशनल इम्पैक्ट है या कुछ कुछ एसोसिएशन है, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से वो बात आपको याद है। अगर कोई बात आपको याद है तो वो ऐवें ही याद नहीं है, ठीक है? सम मीनिंग इट डज़ होल्ड इन योर मेमोरी, अदरवाइज़ वो याद ऐसे ही नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू रिमेंबर योर ग्रेजुएशन डे, ठीक है? अगर आप ये अपनी ग्रेजुएशन में देख रहे हैं, तो जब आपका फाइनल ईयर के बाद ग्रेजुएशन डे होगा, आपको वो विविडली याद रह जाएगा, है ना? तो बट व्हाट यू हैड फॉर योर लंच लास्ट ट्यूसडे वो तो हमको नहीं याद। तो वो क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, क्या-क्या खा रहे हैं, अब कितने-कितने टाइम का याद रखेंगे, है ना? बट ग्रेजुएशन डे इज़ एन इम्पोर्टेंट डे, दैट्स अ मीनिंगफुल दैट होल्ड्स अ मीनिंग टू अस। इमोशनल उसका कुछ मीनिंग है हमारे लिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो वो हमें याद रह जाता है। Most people tend to learn poems and multiplication tables by maintenance and rehearsal. अब आप बोलोगे मुझे 2 + 2 4 होता है, ये कैसे याद है? मुझे 2 का टेबल कैसे याद है? Why? Because we have done so much of maintenance rehearsal. Otherwise, जिसको हम rote learning बोलते हैं। रोट लर्निंग में और मेंटेनेंस रिहर्सल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो, मेंटेनेंस रिहर्सल में आप इसका एज एन एग्जांपल लिखना चाहो तो आप याद कर सकते हो पेन से, ठीक है? आपको ओटीपी आता है या पेन लिख लो, ओटीपी लिख लो, ठीक है? ओटीपी जो होता है वो आपको दैट इज मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब कि आपको जब जब तक वो ओटीपी आप एंटर नहीं कर देते तब तक बस आपको याद रखना है। अगर कई बार 6 डिजिट का ओटीपी होता है, कई बार 5 डिजिट का ओटीपी होता है, ठीक है? तो मान लो कि कोई 3 4 2 5 7, ये एक ओटीपी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स का, ठीक है? तो ये आपको तब तक याद रखना है ओटीपी जब तक आप एंटर नहीं कर देते। लेकिन रोट लर्निंग क्या होती है? रट्टू तोते वाली, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ही होते हैं। रोट लर्निंग में हम हमेशा वही निकल कर आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। लर्निंग थ्योरीज में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना कि हमने रोट लर्निंग कौन सी लर्निंग थ्योरी में हमने ये पढ़ा है। क्लास 11th में ही हमने ये पढ़ लिया था कि रोट लर्निंग होती है, मतलब जो शैलो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, सॉरी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था लेवल 1 और लेवल 2 पे प्रोसेसिंग होती है। लेवल 1 वाली जो होती है वो रोट लर्निंग होती है। ये थ्योरी किसने दी हुई है ये मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताना। इतना तो आपके लिए इजी कर दिया है मैंने, ठीक है? तो रोट लर्निंग में और मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या फ़र्क होता है? देखो, मेंटेनेंस रिहर्सल है कि मतलब मुझे ये 3 4 2 5 7 जो है ओटीपी है मेरा, और ये मैंने रिहर्सल करके इसको मेंटेन करना है। लेकिन मेंटेन कितने देर के लिए करना है? जब तक मैं ओटीपी एंटर नहीं कर रही, दैट्स इट, एंड देन दिस कैन गो एंड वैनिश फ्रॉम माय मेमोरी, ठीक है? बट रोट लर्निंग क्या है? इट इज अ लर्निंग, और ये मेंटेन इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के हम रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन ये हम लर्निंग कर रहे हैं। पर लर्निंग कैसे कर रहे हैं? रोट लर्निंग, रट्टू तोते वाली लर्निंग। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 ही बोलेंगे, 2 2 जा कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये डिफरेंस होता है। नाउ इलैबोरेटिव रिहर्सल के बारे में बात करते हैं। एक हमने अभी पीछे मेंटेनेंस रिहर्सल के बारे में बात करा। व्हाट इज इलैबोरेटिव रिहर्सल? इलैबोरेटिव रिहर्सल नाम से ही पता चल रहा है कि इलैबोरेट करके किसी चीज को बढ़ा के आप रिहर्सल करते हो, मतलब कि वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद समथिंग दैट इज ऑलरेडी वेल नोन। तो आप कोई पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, उस पुराने और न्यू को जोड़ देते हो, मतलब ओल्ड और न्यू को कनेक्ट कर देते हो ताकि आप चीजें भूलो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंशन, मेसॉन, देखो मैंने मैंशन बोल दिया, तो ये भी एक्चुअली ये एक फ्रेंच वर्ड है, मेसॉन, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? हाउस।
लेकिन मैंशन का मतलब बंगला, बड़ा घर ऐसा ही होता है ना, हाउस नहीं है, मैंशन है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद किया है, मैंशन बोल के। ठीक है, आपकी सिस्टरेली में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मैन सन। तो जो एक आदमी के बेटे होते हैं वो घर बनाते हैं, मैन सन्स जो वो हाउस बनाते हैं। तो इस फ्रेंच वर्ड का मतलब होता है हाउस। ठीक है, किसी ने ऐसे याद किया, मैंने मैंशन से याद करा मेजॉन। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मेजॉन है। सो मेजॉन मैंने कैसे याद किया कि फ्रेंच में इसका मतलब हाउस होता है, क्योंकि मैंशन से मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, सो ऐसे जब मैंने पुरानी नॉलेज को न्यू इन्फॉर्मेशन से लिंक कर दिया, तो अब मैं कभी नहीं बोलूंगी कि जहां मैं ये वर्ड लिखा हुआ देख लूंगी मेजॉन, तो मुझे पता है कि इसका मतलब घर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, ओल्ड नॉलेज से इस इंफॉर्मेशन को टाई कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना, मुझे याद आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, अपना जो रिट्रीवल क्यू है वो बढ़ा दिया। अब मुझे इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, जो हम कह रहे थे ना कि भूल जाते हैं, तो अब मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज से इसको, वो तो ऑलरेडी मेरी एलटीएम में है ही, मुझे याद ही है ना। बस न्यू इन्फॉर्मेशन को उससे धागे से बांध दिया है मैंने, एक कनेक्शन कर दिया है ताकि मैं उसे भूलू ना। ठीक है, सो रिट्रीवल क्यू मैंने अपना बढ़ा दिया है। इसको बोलते हैं एलैबोरेटिव रिहर्सल। ये रोट लर्निंग, रट्टू तोते लर्निंग की तरह नहीं होती है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एसोसिएटिंग। तो मैंने एसोसिएट करा ना, मैंशन से मेजॉन को एसोसिएट करा, और फिर मुझे याद रह गया कि इसका मतलब हाउस होता है फ्रेंच में। ठीक है, तो एसोसिएशन बनाया, और एसोसिएशन हम किस लिए बनाते हैं कि भाई याद रह जाए। ठीक है, मतलब भी मैंने उसका समझा। नाउ क्योंकि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल, कि इस मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या है। इसमें इसका क्रिटिसिज्म ये किया गया था कि इसमें मेमोरी को एक बॉक्सेस की तरह दिखाया है, जैसे सेंसरी मेमोरी, फिर उसके बाद एसटीएम, फिर उसके बाद एलटीएम। तो मतलब एक बॉक्स में जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन दूसरे बॉक्स में जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन तीसरे बॉक्स में जाएगा। तो ऐसे दिखाया है, बट दिस इज नॉट द केस। रिसर्चर्स से हमें पता चला है कि इंफॉर्मेशन कैन एग्जिस्ट anywhere along the continuum of actively paying attention to the experience of permanent storage of that experience. तो ऐसा नहीं है कि बॉक्सेस के थ्रू होता है कि भाई एक बॉक्स टिक हो गया, फिर दूसरा बॉक्स टिक हो गया, फिर एलटीएम का टिक हो गया। सो इट इज नॉट लाइक दैट। बट जब हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि पहले सेंसरी में जा रहा है, फिर शॉर्ट टर्म में जा रहा है, फिर लॉन्ग टर्म में जा रहा है, विच इज नॉट द केस। ठीक है, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। नाउ यहाँ पे क्रेक एंड लॉकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी है। क्रेक और लॉकहार्ट ने क्या बोला है, क्रेक और लॉकहार्ट ने बेसिकली इलैबोरेटिव रिहर्सल के बारे में ही इन्होंने बताया है कि मेमोरी रिटेंशन मतलब इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना अपने दिमाग में। ठीक है, कि जब हम उसको याद करना चाहें, वो इंफॉर्मेशन हमें वापस मिल जाए। ठीक है, तो ये मेमोरी को रिटेन करना डिपेंड करता है कि आपने किस डेप्थ पे उसकी प्रोसेसिंग करी है, किस लेवल तक। अगर आपने शैलो प्रोसेसिंग करी है, मतलब दो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं, एक होती है शैलो प्रोसेसिंग, एक होती है डीप प्रोसेसिंग। शैलो मतलब ऊपर ऊपर से, अगर सिर्फ आपने साउंड क्या है, क्या फीचर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से प्रोसेसिंग करी है, तो उसका ज्यादा डिटेल में मतलब आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन वहीं आपने कोई रिलेशनशिप बना लिया, जैसे मैंने बताया ओल्ड इन्फॉर्मेशन से टाई कर दिया न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो आपकी मेमोरी बेटर हो जाती है, और आपने उसका मतलब समझ लिया, तो वो ज्यादातर आपको याद रह जाएगा। किस लेवल पे आपने प्रोसेस किया है वो डिसाइड करेगा कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहोगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपको याद आएगी या इंफॉर्मेशन याद नहीं आएगी। जब हम कोई चीज याद करके उसको वापस, तभी हम बोलते हैं कि एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हो तो रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? रट्टू तोते की तरह याद करोगे तो जब आप एग्जाम में आप लिखने के लिए उसको याद करने की कोशिश करोगे, बात चीज याद नहीं आएगी। लेकिन एक बार आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, एक बार आपने चीज को समझ लिया, तो फिर वो डीप प्रोसेसिंग होगी। अभी आपको शायद एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आए, लेकिन आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो।
ठीक है? तो और अपने वर्ड्स में लिखने के लिए मान लो कई बार लोग ये भी स्ट्रगल करते हैं, वो अलग बात है कि आपको कांसेप्ट की क्लैरिटी है लेकिन वर्ड्स में लिखना नहीं आता। वो तो फिर आपकी राइटिंग में आपको अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखना नहीं आता, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको कांसेप्ट की क्लैरिटी तो है ना। तो डीप प्रोसेसिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो चीज़ें भूलते नहीं हो। सो यहाँ पे काम हमारा क्या होता है, इलैबोरेटिव रिहर्सल, वो हमें यही समझाते हैं। तो इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या है? Elaborative rehearsal is a deep processing leading to better storage and long lasting memories. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन कि लॉन्ग टर्म जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कितने टाइप्स की होती है। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरीज में हमारे जो होते हैं जर्नल फैक्ट्स होते हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं, जर्नल फैक्ट्स, नॉलेज, और अपने पर्सनल फैक्ट्स भी, लाइक हमें अपने बारे में भी बहुत चीज़ें पता हैं, राइट? सो हमारे अपने पर्सनल फैक्ट्स एंड इवन स्किल सेट्स, जो हम स्किल्स सीखते हैं लाइफ में, वो चीज़ भी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जैसे अगर आपने बचपन में बाइसिकल चलाना सीखा, दैट वाज अ स्किल। यू माइट थिंक कि आप भूल गए हो, बट अगर मैं आपको बाइसिकल आज पकड़ा दूं तो आपको कितने साल हो गए आपने बाइसिकल नहीं चलाई, पर अभी भी आप चला लोगे ना। सो दैट इज अ स्किल। पर्सनल फैक्ट्स, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम किस तरीके के इंसान हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसे ही जर्नल फैक्ट्स भी याद रहते हैं, आपको 2+2 4 होता है, या आपको याद है ABCD याद है, जर्नल फैक्ट्स याद हैं, ठीक है? तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन। नाउ लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन जो है, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है, वो 2 टाइप की होती है। पहले होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं। देखो, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिक्लेरेटिव मतलब आपको कुछ डिक्लेयर करना है, यू हैव टू डिक्लेयर समथिंग, आप कुछ बताना है, ठीक है? मैं ये बात डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो बताना चाहता हूँ। तो जो आपको ऐसी चीजें हैं डिक्लेयर करने पड़ेंगे, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी है। और नॉन डिक्लेरेटिव उसका ऑपोजिट, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, मतलब यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है? मतलब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा, इसमें बोलने की बातें नहीं है, ठीक है? अभी वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। सो नॉन डिक्लेरेटिव के बारे में हम पहले बात करेंगे, मतलब इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में। नाउ द LTM जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इट इंक्लूड्स मेमोरी फॉर, कौन सी मेमोरी होती है इसके अंदर? मेमोरी फॉर आपके स्किल्स, आपके प्रोसीजर्स, आपकी हैबिट्स, या कंडीशनड रिस्पॉन्सेज भी नॉन डिक्लेरेटिव में यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी में आते हैं। नाउ दीज मेमोरीज आर नॉट कॉन्शियस बट इम्प्लाइड टू एग्जिस्ट बिकॉज दे अफेक्ट योर कॉन्शियस बिहेवियर। ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, कि इसमें मतलब छोटे छोटे कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। दिस इज समथिंग टू डू विद योर इमोशनल अटैचमेंट्स एंड इमोशनल टाइज बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में बहुत छोटेपन में आपको किसी डॉगी ने बाइट कर लिया, और तब से यू हैव अ फियर डॉग से। तो अभी मम्मी आपको शायद बताती है कि तेरे को बचपन में एक बारी डॉग ने बाइट कर लिया था, आपको शायद कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं फियर है, ठीक है? वो फियर का जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशनिंग हो गई आपकी, ठीक है? वो फियर का रिस्पॉन्स क्या है? वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। सो ये चीज़ें याद रह जाती हैं, मेमोरी में रह जाती हैं। तो कॉन्शियस लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि हो, अनकॉन्शियस मतलब कहीं पे ये हमारे बस बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस मटेरियल भी होता ही है, जैसे मतलब साइकोएनालिसिस में हम बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस मटेरियल हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, सेम लाइक दैट। सो ब्रेन एरियाज इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं? पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है एमिगडाला। एमिगडाला क्योंकि आपके इमोशनल एसोसिएशंस जो मैंने आपको कहा कि याद रखता है, तो इसलिए वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, कंडीशन रिस्पॉन्सेज है, वो एमिगडाला का उसमें रोल होता है। वो याद रखता है कि अरे बचपन में ऐसा हो गया था, तो अभी वो डर बिठा देता है, और वो डर बड़े होके भी रहा आपको, चाहे आपको याद भी नहीं है कि ऐसा हुआ था, वो तो मम्मी बता रही है कि ऐसा हुआ था, ठीक है? बट वो इमोशनल जो एसोसिएशन है वो है। सो दैट इज पार्ट ऑफ LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी।
नाउ सेरिबेलम जो है वहाँ पर हमारे स्किल्स, हमारी हैबिट्स, हमारे कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है रखे होते हैं। नाउ एक कंडीशन होती है इंटेरोगेट अमनीशिया। अमनीशिया मतलब कि जब हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेट्रोगेट अमनीशिया में क्या होता है, न्यू लॉन्ग टर्म आप डिक्लेरेटिव मेमोरीज नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज। ठीक है, तो एक रिसर्च भी हुई थी हिपोकैम्पस, मतलब ये सब चीजें कैसे पता चलते हैं रिसर्चर्स को कि वो जिनका हिपोकैम्पस डैमेज है, ऐसे लोगों को उन्होंने स्टडी किया था। तो एसेंशियली उनको पता चला कि वो लोग न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरीज रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड इवेंट्स नहीं फॉर्म करते। इंजरी होने से पहले उनको जो था वो मेमोरीज होंगी, लेकिन इंजरी होने के बाद, जब उनका हिपोकैम्पस डैमेज हो गया उसके बाद वो न्यू मेमोरीज जो है नहीं फॉर्म कर सकते। व्हेन इट इज डैमेज, पर्सन कैन नॉट फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज, बट दे कैन स्टिल मतलब नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट मेमोरीज, जैसे उनकी स्किल्स, उनकी हैबिट्स, ठीक है, वो याद रहेंगी। एक इसका ये टावर ऑफ हनाई का एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट। ये आप देखो समझो कि इसमें क्या किया था उन्होंने, कैसे ये चीजें पता चलती हैं। इन्होंने पेशेंट्स लिए थे जिनका हिपोकैम्पस जो है, हिपोकैम्पल डैमेज था। ठीक है, उनको क्या बोला उन्होंने कि आप पजल को सॉल्व करना सीखो। ये आपके, मैंने यहाँ पे पिक्चर अटैच नहीं है, कि एक ऐसा स्लैब होता है, उसके ऊपर 3 वो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिंग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे रिंग्स होते हैं, एंड ये आपको ए टू बी टू सी ट्रांसफर करने होते हैं, और इसके कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब बड़ा वाला ऊपर नहीं आएगा, छोटा नीचे नहीं, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये पजल उनको सॉल्व करना। अब क्या करा रिसर्चर ने, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसने एक रूम में, 2 रूम्स थे, एक रूम में रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2। तो रूम नंबर 1 में यहाँ पे पेशेंट्स बैठे हुए थे और उनको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया पजल को सॉल्व करना, कि क्या क्या स्टेप्स हैं, इसको कैसे कैसे फॉलो स्टेप्स करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बोले ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जिनको हिपोकैम्पल, जिसका डैमेज था, जिनका एरिया ब्रेन का, ठीक है, तभी हमें पता चला कि नॉन डिक्लेरेटिव जो है रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं, डिक्लेरेटिव रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं पता चला, एक्सपेरिमेंट करके पता चला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उनको रूम नंबर, थोड़े टाइम बीत जाने के बाद वो रूम नंबर 2 में उनको ले गए। रूम नंबर 2 में उनको ये पजल दिया और बोला सॉल्व करने को, तो दे कुड इजीली सॉल्व इट, वो उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने तो ये पजल पहली बार देखा, हमें तो पता ही नहीं इस पजल के बारे में। यहाँ तक कि जो एक्सपेरिमेंटर था, उन्होंने उसकी शक्ल को भी उनको याद नहीं था कि हम इससे पहले मिल चुके हैं। अभी आधा घंटा पहले ही तो इन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, या 1 घंटा पहले ही तो हमें ये सब कुछ सिखाया, हमें याद, उनको बस प्रोसीजर याद था। तो वहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक्सप्लिसिटली जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, उसका टास्क वाज गॉन। ठीक है, जो मतलब चेहरा याद रखना था, या डिक्लेयर, अब किसी का नाम लोगे तो डिक्लेयर करके बुलाओगे ना, उसका नाम लेके बुलाओगे, तो ये सब चीजें वो भूल गए। उनको क्या याद रहा, हाउ याद रखा, मतलब प्रोसीजर, हाउ टू सॉल्व इट। तो वो हाउ जो है उनकी मेमोरी में रह गया। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरीज, दैट इज वाई वी से कि कहीं ना कहीं ये मतलब आपको चीजें याद रह जाती हैं। तो इंजरी के बाद भी उनको नॉन डिक्लेरेटिव वो फॉर्म कर सकते हैं, वो याद रहेगा, डिक्लेरेटिव नहीं फॉर्म कर सकते। Now, non-declarative is the kind of memory that you never forget. It is that kind of memory जो आप कभी भूलते नहीं हो। तो अगर किसी पर्सन को अल्जाइमर्स भी है, अमनीशिया भी है, उनको सब कुछ भूल भुला गया है, लेकिन कोई इंसान चलना तो नहीं भूल जाता, कोई इंसान खाना खाना तो नहीं भूल जाता। अब जैसे मान लो कि दाल चावल आप स्पून से खाते हो, ठीक है, कोई स्पून से खाता है, कोई हाथ से खाता है। तो जो भी जिसके कल्चर में जैसा भी है, ठीक है, साउथ इंडियंस ज्यादातर जैसे हाथ से खाते हैं, नॉर्थ इंडियंस जो है ज्यादातर स्पून से खाते हैं। स्पून तो लग नहीं रहा, बट जस्ट थिंक, ठीक है, कि वो स्पून से खा रहे हैं या हाथ से खा रहे हैं, तो वो स्पून से या हाथ से खाना भूल नहीं जाएंगे। अगर वो स्पून से खाते हैं तो स्पून से खाना नहीं भूल जाएंगे, अगर वो हाथ से खाते हैं तो हाथ से खाना नहीं भूल जाएंगे। तो इररिस्पेक्टिव कि उनको कोई भी बीमारी है, ठीक है, उनको कोई भी अमनीशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, या कुछ भी हो गया। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, स्किल्स नहीं भूलते हम कभी भी। आप जूते लेस बांधना नहीं भूलोगे, बाइक चलाना नहीं भूलोगे, इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है।
हैबिट्स हम कभी नहीं भूलते। अगर मेरा कोई आदत है, जैसे मान लो कि मेरी आदत है कि मैं चावल हाथ से ही खाती हूँ, स्पून से नहीं खाती, तो वो मैं कभी नहीं भूलूँगी, चाहे अल्ज़ाइमर हो जाए, चाहे एमनीशिया हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कंडीशन रिफ्लेक्सेस नहीं भूलते। जैसे मतलब कोई लार्ज साउंड आई और मैं घबरा जाती हूँ एकदम से, मतलब स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स होता है। फ्लिंचिंग मतलब एकदम से हम एकदम चौंक जाते हैं, फ्लिंच करते हैं या कानों पे हाथ रख लेते हैं। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स है कि एकदम से बैंग हुआ, कोई कोई एकदम से कोई आवाज आई तो अपने कानों पे हाथ रख लिया। तो ये रिफ्लेक्स कभी नहीं भूलेंगे, ये मेमोरी में रहेगा। इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जैसे मैंने आपको बोला अमिगडाला वाला, फियर वाला, वो कभी नहीं भूलेगा। तो इवन पीपल विद अल्जाइमर्स और अमनीशिया यूजुअली जो है, ये चीजें इतनी डीपली इंग्रेन्ड होती हैं, स्टोर होती हैं एलटीएम में, कि हम नहीं भूलते ये चीजें। ठीक है, तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है, जो स्किल सेट और इन चीजों की होती है, वो कभी नहीं भूलते। डिक्लेरेटिव हम भूल जाते हैं, डिक्लेरेटिव वी फॉरगेट, नॉन डिक्लेरेटिव वी नहीं भूलते। ठीक है, नाउ डिक्लेरेटिव पढ़ते हैं अब हम। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? डिक्लेरेटिव मतलब एक्सप्लिसिट मेमोरी। सिंपल सी बात है, जिस चीज को आपको बोलकर बताना पड़े, डिक्लेयर करना पड़े, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी, आप डिक्लेयर करोगे। इसमें आप मतलब क्या कोई स्किल थोड़ी ना आप करके दिखाओगे या क्या करके दिखाओगे, मतलब वो तो आप बताओगे। अगर मैं पूछूंगी तो आपको बताना पड़ेगा ना, बोल के बताना पड़ेगा। सो दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो इसमें फैक्ट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज बेस बनता है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है सिमेंटिक मेमोरी, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा प्रोसीजरल एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, जिसमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस आते हैं। नाउ विल टॉक फर्स्ट अबाउट सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी एज इट इज रिटन की जर्नल नॉलेज के बारे में बात हो रही है। वर्ड जो सिमेंटिक है, इसका मतलब ही होता है मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब ही मीनिंग है। ठीक है, तो इट इज दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो हमारे अवेयरनेस में है। जैसे वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या है, अब फ्रूट का कंसेप्ट क्या है, वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, या कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो आपको पता है। स्मॉल का क्या मतलब होता है, लार्ज का क्या मतलब होता है, आपको पता है। ठीक है, टर्म्स एज वेल एज नेम्स, ऑब्जेक्ट्स, मैथ्स के स्केल 2+2 4 होता है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी है जनरल नॉलेज की। इट रेफर्स टू द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट वन कैन नो। ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो एक किसी को पता होता है। जैसे कि 2+2 4 आपको पता है। नाउन का मतलब आपको पता है, इट इज अ पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और थिंग का नेम, ये आपको पता है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी है। सिमेंटिक मेमोरी जो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, यू डोंट फॉरगेट देम इजीली, आप इतनी इजीली उसको भूलते नहीं हो। दो समटाइम्स रिट्रीवल कैन फेल, जैसे टिप ऑफ द टंग मूवमेंट होता है। हो सकता है कि आपको मतलब जुबान पे नहीं आ रही वो बात, लेकिन आपको बात याद है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, कि जुबान पे नहीं आ रहा, बस जुबान मतलब एकदम टिप पे है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज सिमेंटिक मेमोरी। 2+2 4 याद होना, नाउन का डेफिनेशन याद होना, नेम, प्लेस, थिंग, पर्सन। ठीक है, ये सारा जर्नल नॉलेज बेसिकली जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो सिमेंटिक मेमोरी है। अब अगर हम बात करें एपिसोडिक मेमोरी की, तो ये बेसिकली आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी बोलते हैं। मतलब ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ के, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी अपनी लाइफ से जो आपको याद है। जैसे फर्स्ट डे स्कूल, वैसे फर्स्ट डे स्कूल तो मुझे याद नहीं है, ये आपकी सिसरली में एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, वो तो आपको याद होगा, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, आपका बर्थडे, कोई स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन की, उस वो वाला बर्थडे मुझे याद रह गया, मतलब बहुत अच्छा था, तब इतने लोग आए थे, इतने फ्रेंड्स आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ स्पेशल हो गया उस टाइम पे। ठीक है, तो वो बर्थडे याद रह गया। सो दैट इज द थिंग, दीज मेमोरीज आर यूनिक टू यू, तभी इनके मायने हैं, इन कुछ ना कुछ इनकी अहमियत है आपकी जिंदगी में। ये जो भी घटित हुआ है तभी आपको वो याद है, अदरवाइज आपको याद नहीं रहता। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हम भूलना चाहते हैं, पता नहीं मुझे ये बात क्यों याद है। वो बात की कुछ ना कुछ इमोशनल
एसोसिएशन है तभी आपको याद है, ऐसे ही याद नहीं है, ठीक है। टाइड टू सम टाइम एंड प्लेस। यूज अनलाइक सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। सिमेंटिक मेमोरी में क्या अपडेट होगा, 2+2 4 होता है, उसमें क्या अपडेट होगा, ठीक है। लेकिन एपिसोडिक मेमोरी जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है, क्योंकि हम न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस लाइफ में करते रहते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमें जो बहुत डीपली मीनिंगफुल होते हैं या इमोशनली कहीं हम कुछ एसोसिएशंस होते हैं वो याद रह जाते हैं, बाकी नहीं याद रहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 साल पहले मैं पूछूं आपने क्या ब्रेकफास्ट खाया था फलानी डेट को, 2 साल पहले इसी डेट को आपने क्या ब्रेकफास्ट किया था, आपको क्या याद होगा भाई उसमें? तो वो तो अपडेट हो गया ना, मतलब इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है एपिसोडिक। हालांकि वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस ही है मेरा, लेकिन वो अपडेट हो गया, उसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ फॉरगेटिंग जो है हमें बेसिकली यहाँ पे जो हुई फॉरगेटिंग हुई, लेकिन ये भूलना जो है हमें ओवरलोड से बचाता है। ऐसे हम अपनी हर छोटी छोटी डिटेल याद रखने की, मैंने 4 साल पहले क्या खाया था इस डेट को, या 5 साल पहले क्या खाया था इसी सेम डेट को, तो मैं ऐसे तो बहुत ही ओवरलोड हो जाएगा, राइट। तो ये टू अवॉइड ओवरलोड, ये इस तरीके की फॉरगेटिंग होती है ना। इमोशनली सिग्निफिकेंस जो हमारे इवेंट्स होते हैं, बस हमें वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं एज फार एज एपिसोडिक। और इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, लाइफ में कोई एपिसोड हुआ, हम बोलते हैं ना और भाई क्या सीन है आज का, आज शाम का क्या सीन है, तो सीन है कुछ एपिसोड हुआ है हमारी लाइफ का, तो वो हमें याद रह गया, एपिसोडिक मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, बस थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगी, ये और मेरे ख्याल से एक स्लाइड और है, ये 2 मॉडल्स हैं, बस हम ये 2 मॉडल्स करेंगे एंड देन वी आर डन विद द होल मेमोरी का। फिर हमने सेंसरी भी कर ली, हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कर ली, और हमने अब लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कर ली, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, 2 मॉडल्स है, कैसे ऑर्गेनाइज, ये मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि लॉन्ग टाइम में हमारी मेमोरी जो है ऑर्गेनाइज कैसे करती है इंफॉर्मेशन को। तो सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल है जो एलन ने दिया है और क्वेलन ने दिया है। दे हैव पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने ना एक रिसर्च करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था कि उन्होंने रिसर्चर्स को बोला तुम ट्रू और फॉल्स बोलना, एज क्विकली एज पॉसिबल बोलना जब मैं कोई सेंटेंस बोलूं। जैसे कनेरी, इसको कनेरी बोलते हैं, कनेरी इज अ बर्ड, ये येलो कलर की एक छोटी सी बर्ड होती है जो आप टेम कर सकते हो, जो आप पाल सकते हो, या कनेरी इज एनिमल। अब मैंने आपको बता दिया है कि कनेरी एक बर्ड है, तो आप बता सकते हो ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही मैं बोलूं आप कनेरी की जगह, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है इसलिए मैं इसमें नाम चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट जिन्होंने जो किया है वैसे ही लिखना पड़ेगा। आप इसमें पैरट लिख लो, पैरट इज अ बर्ड और एनिमल। अगर मैं आपको बोलूं ट्रू और फॉल्स, तो आप फटाफट मैं बोलूं सेंटेंस पैरट इज अ एनिमल, आप एकदम से बोलोगे फॉल्स, क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरट इज अ बर्ड। तो वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे नोड्स में, यानी कि फोकल पॉइंट्स में कंसेप्ट और आइडिया के बेस पे सेव होती है। आपको बर्ड्स का एक आइडिया है कि बर्ड्स जो हैं उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, और एनिमल तो फ्लाई नहीं कर सकता। तो जब मैं कोई ऐसी चीज बोलूंगी, सेम यार बचपन में जैसे हम वो गेम खेलते हैं ना, चिड़िया उड़ तोता उड़, तो ये वही वाली गेम की तरह ही आप इसको समझ लो। आपको कैसे पता, उसमें कितनी फटाफट बोलना, आपको एक्शन करना होता है, लेकिन अगर वहीं मैं बोलने वाला सिस्टम कर दूं कि उड़ाने की जगह, तो आपको समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट है, इसमें उन्होंने बस बोलने के लिए बोला कि आपको फटाफट से ट्रू और फॉल्स बोलना है, उसमें हमें फटाफट उड़ाना होता है, चिड़िया उड़ तोता उड़। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं चिड़िया और तोता उड़ को उससे समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक रिलेटेड आइडियाज को लिंक कर देती है। जैसे बर्ड्स के आइडिया आपके एक अलग फोल्डर में होंगे, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का एक अलग फोल्डर होगा आपके दिमाग में। तो जब मैं बोल रही हूँ चिड़िया उड़ तोता उड़ में, तो मैं बोल रही हूँ चिड़िया उड़, गाय उड़, भैंस उड़, पैरट उड़, तो आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे स्विच करना है फटाफट, यानी कि लिंक 1 और लिंक 2 पे फटाफट स्विच करना है। उसमें हमारा गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए हम कभी कभी भैंस भी उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यही उनका एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला कि जो इस एक्सपेरिमेंट से ही ये उनको पता चला कि क्लोजर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिमाग में फिजिकली भी नियर पास में स्टोर होते हैं, एज कंपेयर टू जो जिनका कोई रिलेशन नहीं है।
ठीक है। अब जैसे बर्ड्स का और प्लैनेट्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो प्लैनेट्स वाली इंफॉर्मेशन का फोल्डर जो है थोड़ा अलग कहीं सेव हुआ हुआ है और बर्ड्स का अलग सेव हुआ हुआ है। और बर्ड्स में उन वो सारी बर्ड्स आ गई जो बर्ड्स के फीचर रखती हैं, उड़ती हैं एंड ऑल दैट। दिस मेक्स रिट्रीवल, इसकी वजह से हमारा जो रिट्रीवल है इंफॉर्मेशन का वो क्विक हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। तो वो यहाँ से उनको ये मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि कैसे हमारा दिमाग में इंफॉर्मेशन, इसीलिए अगर आपको किसी चीज को याद करना है तो उसको क्या करते हैं, हम पुरानी इंफॉर्मेशन से टाई कर देते हैं। अगर न्यू इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना के कैसे करके हम करके टाई नहीं करते, तो हम क्यों कर रहे हैं वो पुरानी इंफॉर्मेशन से। अब जो मैंने मेजो वाला आपको दिया था कि उसका मतलब फ्रेंच वर्ड का मतलब हाउस होता है, तो मैंशन से मैंने याद रखा। अब मैंशन पुरानी मेरे लॉन्ग टर्म में पड़ी हुई एक बात है जो मुझे याद है। मैंशन का मतलब क्या, मतलब हाउस, एक बिग हाउस, ह्यूज हाउस को बोलते हैं। तो अभी वहां से मैंने टाई कर दिया, तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन से न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि क्लोजर, तो लेकिन इसका वो ये कंसेप्ट दे रहे हैं कि बर्ड्स जैसे पैरट हो गया, नाइटिंगेल हो गई, कोयल हो गई, पिजन हो गया, तो ये सब एक ही फोल्डर में है। तो इसलिए जब जब अगर आप चिड़िया और तोता उड़ो बोलोगे तो मैं एक ही फोल्डर में से सब इंफॉर्मेशन निकल रहा है, और उसके बाद अगर एनिमल्स का कोई नाम लेते तो वो दूसरे फोल्डर पे स्विच करना पड़ रहा है। ठीक है। तो दैट इज वाई हमारे वहां पे गड़बड़ हो जाता है। पर ये तो बात क्लियर है कि जो एक जैसे आइडियाज होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर एंड दे आर क्लोजली टाइड होते हैं वो। ठीक है। पीडीपी मॉडल, अब पीडीपी मॉडल बोलता है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मतलब पीडीपी मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि हम इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली यानी कि पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई पेंटिंग दिखाऊं तो आप उसमें बर्ड्स, कैट्स, ट्रीज, अब इसमें तो भाई आपको स्विच करने के फोल्डर में देर नहीं लगी ना, तो आप एकदम से सारे चीजों को प्रोसेस कर सकते हो, है ना। आपको बर्ड्स दिख रही हैं, कैट दिख रहा है जो कि एनिमल है, ट्रीज भी दिख रहे हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन को आप, सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे सारे फोल्डर खोल सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि इसके लिए बेटर एनालॉजी क्या है कि हमारा दिमाग जो है एक कंप्यूटर की तरह, एक इंटरनेट की तरह है बेसिकली। मेमोरी को आप कैसे याद रखोगे कि इंटरनेट की तरह है। जैसे आप इंटरनेट पे ब्राउजर खोलते हो गूगल का, तो गूगल का 1, 2, 3 कितने भी टैब्स खोल लेते हो ना, इस पे भी वेबसाइट, वेबसाइट, फिर वेबसाइट, 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 है ना, कितने सारे लिंक्स खोल लेते हो। तो ऐसे ही हम, हमारा ब्रेन बहुत सारे फोल्डर एक साथ खोल सकता है, एनिमल का भी, बर्ड का भी, कोई जो पेंटिंग में और कुछ देख रहे हैं उसका भी। तो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द इंटरनेट एनालॉजी सेज। ये पीडीपी मॉडल बोलता है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेलल वर्ड से ही आप याद रखना कि पैरेलली काफी सारी चीजें, फोल्डर्स खुल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ हम अपनी सेंसरी मेमोरी कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा आईपी मॉडल में क्या हो गया, हमारी सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंसरी मॉडल, सेंसरी मेमोरी। ठीक है। जिसमें हमने 2 टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, आइकॉनिक और इकोइक। कहाँ चले जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कवर करा एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम और वर्किंग मेमोरी डिफरेंट होती है, ये हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने एलटीएम करा। एलटीएम में क्या करा हमने, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। और डिक्लेरेटिव के आगे 2 टाइप्स हैं, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक, क्योंकि दोनों डिक्लेयर करके बताने पड़ेंगे, कोई फैक्ट है वो भी और कोई लाइफ का एपिसोड है वो भी। ठीक है। तो ये एक तरीके से शॉर्ट लेआउट था कि जो जो हम अभी कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि रिट्रीवल कैसे होता है, कैसे हम रिट्रीव करते हैं। ठीक है। फॉरगेटिंग के बारे में भी समझेंगे।
सो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अगर समझ आई है देन प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी योर फीडबैक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है तब भी पूछ सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चन पोस्ट करती रहती हूँ, प्लीज़ उसको सॉल्व किया करो। दैट विल पुट द इंफॉर्मेशन इनटू LTM। I'll see you next time. Bye.